वेलकम फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल के इस तीसरे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ चेसिस फ्रेम के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चेसिस के बारे में और उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो चेसिस जो हमारा था, एक तरह का हम कह सकते हैं कि उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो जरूरी होता है पूरे बॉडी को स्टैंड करने के लिए। तो ये जो चेसिस हमारा है उस पे उसका कौन कौन सा फंक्शन होता है, उस पे कौन कौन सा लोड आता है, इसके बारे में आज जानते हैं। तो आइए, इसका पहला फंक्शन जो है कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग पैसेंजर के रूप में अगर गाड़ी में बैठते हैं या फिर कोई सामान को उसमें रखते हैं तो उसका लोड किस पे जाकर करके बीथ स्टैंड होता है। तो वो जाकर के चेसिस पे ही बीथ स्टैंड होता है, ठीक है। और फिर चेसिस के बाद वो व्हील पे जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम कह सकते हैं कि टू कैरी लोड ऑफ द पैसेंजर्स और गुड्स कैरिड इन द बॉडी, यानी कि जो भी चीजें पैसेंजर या गुड्स जो भी चीजें उसमें डाला गया है या रखा गया है तो उसका जो लोड होगा वो सब का सब चेसिस पे आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि टू सपोर्ट द लोड ऑफ द बॉडी इंजन गियर बॉक्स इटीसी। और जो यानी कि आपका ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल तो सिर्फ चेसिस से नहीं बनेगा, उसमें हम लोग इंजन लगाएंगे, इंजन के साथ साथ गियर बॉक्स होगा, उसमें आपका क्लच होगा, फिर आपका डिफरेंशियल होगा, प्रोपेलर शाफ्ट होगा। ये सारा का सारा चीज जो है हम कहाँ माउंट करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, तो सब का सब चेसिस पे ही हम लोग लगा करके रखेंगे। तो उसका भी लोड जो है चेसिस ही बियर करेगा, यानी कैरी करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि टू विथस्टैंड फोर्सेस कॉज्ड ड्यू टू द सडन ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि से जब हम ब्रेकिंग एक्शन करते हैं तो इनर्शिया के कारण से कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस में चले तो उसमें कहा गया बात है कि कोई चीज अगर कंटिन्यूअस चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है, और अगर रुकी हुई है तो वो कंटिन्यूअस रुके रहना चाहती है। और ये दोनों को अगर चेंजिंग हम चाहते हैं कि यानी कि जो रुका हुआ चीज है उसको हम चला दें या चलता हुआ चीज है उसको रोक दें, तो उसमें एक इनर्शिया फोर्स हमको लगाना पड़ता है। यानी रुकी चीजों को चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है या चलती हुई चीजों को रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि से उस एक्शंस में जो फोर्स लगेंगे, यानी कि उसको एक्सेलरेट करने में, यानी कि गाड़ी को तेज गति से उसको बढ़ाने में, उसका स्पीड बढ़ाने में या उसको स्पीड को घटाने में, स्पीड घटाने का मतलब है कि उसको हम लोग ब्रेकिंग एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने का मतलब उसको हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही घटना जो है जिसमें हमारा क्या होता है, फोर्स एसोसिएटेड होता है। तो जो फोर्स एसोसिएटेड होगा वो उसका जो एक्शन आएगा, यानी वो कहाँ पे बीथ स्टैंड होगा, तो वो भी हमारा चेसिस पे ही बीथ स्टैंड होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि जो स्ट्रेसेस होंगे, जिसके कहने का मतलब है कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड हमेशा मतलब प्लेन तो नहीं रहेगा, वो उबड़ खाबड़ होती है। तो कहीं कहीं जो उबड़ खाबड़ होती है उसके कारण से जो लोड लगता है, और लोड के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस पे जाएगा, तो वो चेसिस पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो चेसिस का बहुत ही अहम रोल होता है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, ऑटोमोबाइल में। तो ये हमारा था स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, ठीक है। वो भी बीथ स्टैंड होगा हमारा चेसिस फ्रेम पे ही, ठीक है। फिर हमारा होता है कि जब हम गाड़ी को टर्निंग पे अगर मोड़ रहे हैं, कॉर्निंग एक्शन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है कि से वो उसको अंदर गिरने से बचाता है, ठीक है। अगर गाड़ी इस तरह से मोड़ रहा है तो वो अंदर गिरने से वो बाहर की ओर धक्का देता है। एक तरह का हम उसको एज्यूम्ड फोर्स कह सकते हैं, यानी सूडो फोर्स कह सकते हैं, झूठ मूठ का फोर्स, जो कि ऐसा फील होता है कि वो बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई फोर्स दिखता नहीं है, यानी दिखता नहीं, या हम लोग सिर्फ उसको अनुभव करते हैं, ठीक है। तो वो फोर्स जो होता है वो भी बीथ स्टैंड जो होता है आपका किस पे होता है, चेसिस पे ही होता है। उसका जो मेन फोर्स का जो रोकने का काम करता है, यानी कि उसको सहने का जो काम करता है, वो भी आपका चेसिस ही करता है, ठीक है। तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ चेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे चेसिस का जो लेआउट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चेसिस का जो लेआउट हम लोग देखेंगे उसमें हमारा साइड व्यू से और फ्रंट व्यू से हम लोग टॉप व्यू से हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है।
तो आइए देखते हैं लेआउट ऑफ चेसिस। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसमें लेआउट के बारे में, यानी कि जो चेसिस होता है उसका लेआउट क्या होता है, कैसा बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली एक तरह का डायग्राम होगा जो हम लोग साइड से अगर देखने के बाद हमको जो जो चीज़ें दिखेंगी उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे, ड्राइंग में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। हमारा जो साइड व्यू होगा वो हमारा साइड व्यू ये हमारा है चेसिस का जो लेआउट होता है उसका साइड व्यू हमारा जो ये है, जिसमें हमारा इंक्लूड हो रहा है फर्स्ट में आपको ये रेडिएटर वाला पोर्शन दिख रहा है, फिर ये आपका इंजन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा स्टीयरिंग है। ठीक है, फिर ये हमारा जो है सो आपको क्लच के बाद गियर बॉक्स के बाद आपका यहाँ पे यू जॉइंट रहता है, यूनिवर्सल जॉइंट, और ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट है। फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट जा कर के जुड़ जाएगा डिफरेंशियल से, जो कि डिफरेंशियल में आपको प्रोपेलर शाफ्ट जो है पावर ट्रांसमिट करेगा और वही पावर जो है 90 डिग्री पर मुड़ कर करके दोनों व्हील में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये उसका आपका एक खाका बन कर करके मिल जाता है, लेआउट बन करके मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, दिमाग में सेट करने वाली बातें ये है कि ये सीरीज आपको बन करके मिलेगा। हर गाड़ी में आपको जो है इस तरह से देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर गाड़ियों में कोई कुछ ही गाड़ियाँ जो होती है जिसमें जो इंजन वगैरह पीछे लगा हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में जैसे इंजन जो है सो आगे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जिसमें इंजन अगर आगे लगा हुआ रहेगा तो उसमें आपका सबसे पहले रेडिएटर के बाद आपका इंजन, अगर रेडिएटर है उसमें तब रेडिएटर। ठीक है, अगर रेडिएटर नहीं है तब तो फिर उसमें फिन्स लगा हुआ रहेगा यहाँ पे रेडिएटर के जगह पे। ठीक है, अच्छा, अब फिर आपका रेडिएटर के पास ही आपका स्टीयरिंग रॉड जो है आपको कनेक्टेड रहता है आपको टाई रॉड के साथ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारा क्लच रहेगा, क्लच के बाद आपका गियर बॉक्स से आपका एक गियर को चेंज करने के लिए गियर रॉड रहेगा, आपको लगा हुआ रहेगा, वो जो ऊपर हम लोग हाथ से गियर को चेंज करते हैं। उसके बाद यू जॉइंट के साथ आपका प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक, और प्रोपेलर शाफ्ट जो है फिर यहाँ पे यू जॉइंट आपका लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पे एक हम लोग शॉक एब्जॉर्बर जैसा लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि जो है से जर्किंग को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर ये चीज़ें जो है से आगे जा कर के डिफरेंशियल में कनेक्ट हो जाती हैं, और जो डिफरेंशियल में कनेक्ट होने के बाद यहाँ पावर जो आता है आपका यहाँ से यहाँ तक तो आता है सीधा, और यहाँ के बाद जो है से 90 डिग्री पर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर पावर जो है आप पिछले चक्के को दे रहे हैं तो ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि पावर जो है हमको अगले चक्के में भी जाए तो उस केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे गियर बॉक्स के बाद आपको ट्रांसफ़र केस लगाना पड़ेगा। ठीक है, गियर बॉक्स के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र केस लगाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र केस होगा वो ट्रांसफ़र केस का काम होता है कि से वो पावर को ट्रांसफ़र करता है अगले चक्के में। ठीक है, ट्रांसफ़र केस का काम होता है कि वो पावर को ट्रांसफ़र करता है अगले चक्के में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो लिखी हुई आ रही हैं, वो है आपका साइकिल जो है ये आपको लीफ स्प्रिंग को जोड़ने के लिए, लीफ स्प्रिंग को जॉइंट करने के लिए हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसमें भी है और यहाँ पे भी आपका दिख रहा है। ठीक है, लीफ स्प्रिंग आपको लगा हुआ रहेगा दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरह से। तो उसको ज्वाइंट करने के लिए एक तरफ से तो फिक्स रहेगा, एक तरफ से आपका साइकिल लगा हुआ रहता है ताकि वो फैल सके। ठीक है, तो इसलिए साइकिल से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा साइड व्यू था लेआउट का। अब आइए देखते हैं इसका टॉप व्यू कैसा होगा। तो टॉप व्यू जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, टॉप व्यू हमारा लेआउट का ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। तो इसमें आपको दिख रहा है, ऊपर से अगर देखेंगे तो हमारा ये आपका लेआउट बन कर करके आ रहा है। ये जो हम बताए थे कि से जो आपका फ्रेम होता है उसमें जो कन्वेंशनल फ्रेम की बात हम किए थे तो उसमें 2 लंबे रड लगे रहते हैं। ठीक है, अच्छा,
फिर उसमें आपका जॉइंट रहता है क्रॉस रड, इस तरह से 5-6, ठीक है, 5-6 जितना मर्जी उतना लगाइए, जितना लंबा आपको करना है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब इसी को इसमें दर्शा रहे हैं तो हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये रेडिएटर वाला पोर्शन है, आगे में ये वाला पोर्शन आपका रेडिएटर दिख रहा है, ये इंजन वाला पोर्शन है, फिर यहाँ पे आपका गियर बॉक्स है, बीच में क्लच रहता है, ठीक है। फिर आपका क्लच के बाद गियर बॉक्स के बाद आपका अगर पावर को आगे वाले चक्के में भी ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर केस लगा सकते हैं, अगर नहीं करना है तो फिर इसको यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं और उसको फिर हम लोग गियर बॉक्स में डिफरेंशियल में डाल देते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल में से जो पावर है इधर ट्रांसफ़र होता है और इधर ट्रांसफ़र होता है, तो यानी कि हम कहें कि पावर जो है इस तरह से आया और इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो यानी कि 90 डिग्री पे पावर जो है ट्रांसमिट होता है। ये इसका मेन फंडा है, ठीक है। ये हमारा लेआउट डिज़ाइन है, ठीक है, किसी भी व्हीकल का, कि एक फ्रेम्ड व्हीकल अगर रहेगा तो इस तरह से उसका लेआउट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट का पोर्शन था। अब देखते हैं डिफरेंट गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा कैसा रहता है, अलग अलग तरह के गाड़ियों के लेआउट कैसे कैसे रहते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या कि अलग अलग तरह के गाड़ियों के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। जैसे कार अगर है तो कार का बॉडी डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा, यानी स्ट्रक्चर उसका लेआउट जो है इस तरह से बनेगा। अगर पंजाबी ट्रक है, पंजाबी ट्रक या स्टेट ट्रक इसको बोलते हैं, जो कि अब तो हर जगह पे दिखता है, ये अशोक लीलैंड का ट्रक, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा लेआउट आपका, ठीक है। अब अगर हाफ बॉडी ट्रक अगर है, जिसमें ये हमारा फुल बॉडी ट्रक था, जिसमें हमारा ये पूरा इस इधर जो आपको कैरियर लगा हुआ था वो फुल बॉडी था, इसमें हमारा कैरियर छोटा होता है, हाफ बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाफ बॉडी ट्रक होता है। अब प्लेटफॉर्म ट्रक भी होता है जिसमें हमारा कैरियर जो है चारों तरफ से नहीं होता है लगा हुआ, सिर्फ प्लेटफॉर्म लगा दिया जाता है, इसको हम लोग प्लेटफॉर्म टाइप ट्रक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर हम लोग जो देखते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, जो आपको आगे जो चीज़ें दिखाई गई है वो नहीं होती है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया है। इसको में आपको आर्टिकुलेशन नहीं किया गया, आर्टिकुलेशन करने का मतलब इसमें कैरियर जोड़ा नहीं गया है, कैरियर जोड़ कर करके आपको ये जो ट्रैक्टर बनाया गया है वो ये है। इसमें हम ये हमारा इंजन वाला पोर्शन है, ये हमारा जो है आर्टिकुलेटेड ट्रेलर है, जो कह सकते हैं कि डल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अपने गांव में जो प्रचलित लैंग्वेज है। तो ये जब डल्ला जोड़ देते हैं तो हमारा ये पूरा जो सिस्टम बनता है वो हमारा आर्टिकुलेटेड ट्रैक्टर बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ और भी हैं गाड़ियाँ, जैसे टैंकर हो गया, डंपर हो गया, ठीक है, और डिलीवरी वैन हो गया। ये हमारा टैंकर का आपको लेआउट बनाया गया है। फिर ये हमारा डैम्पर ट्रक है, जिसमें गंदगी वगैरह लेकर के जाया जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को ढोने के लिए, गिट्टी बालू ये सब ढोने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिलीवरी वैन में हम लोग कुछ भी ले करके जाते हैं डिलीवरी करने के लिए, जैसे चिट्ठी ही है या फिर पैसा ही डिलीवरी करना हो या फिर दूध ढोना हो, इस तरह से हम लोग डिलीवरी वैन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन वैगन जो है इसमें हमारा क्या होता है कि स्टेशन पर से पैसेंजर्स को ढोने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जीप का इस्तेमाल करते हैं या टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से स्टेशन वैगन भी होता है। पिकअप कैरियर हम लोग में, ये हमारे गांव में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि पिकअप कैरियर में गुड्स को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सामान को ढोने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जीप है, जीप में हमारा सवारी को ढोने के लिए, पैसेंजर ढोने के लिए इस्तेमाल होता है जीप, ठीक है। ये खुला हुआ है, ओपन जीप है, इसमें हम लोग अगर चारों तरफ से कवर लगा देंगे तो हमारा क्लोज जीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा लेआउट का पोर्शन था ऑटोमोबाइल में, जो डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ होती है उसके लेआउट के बारे में हम लोग देखें, तो ये हमारा लेआउट वाला पोर्शन ख़त्म हो गया।
अब हम लोग चलेंगे कुछ और इसके चेचिस के फंक्शंस के बारे में जान लेंगे। उसके अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर व्हीकल है उसके बॉडी का क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम के बारे में। टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के अलग अलग तरह के चेसिस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो अलग अलग तरह के चेसिस फ्रेम होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो हम जनरली इसको कहते हैं या तो फ्रेम होगा या फ्रेम ना होगा। ठीक है, लेकिन एक और आ जाता है कि कुछ फ्रेम हो और कुछ पार्ट में फ्रेम ना हो। ठीक है, उसको हम लोग सेमी इंटीग्रल चेसिस बोलते हैं। तो पहला हमारा कन्वेंशनल कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम वो चेसिस फ्रेम होता है जिसमें हमारा क्या होगा कि दो दो ठो लॉन्ग मेंबर हमारा होगा। जिस तरह से ये हमारा दो लॉन्ग मेंबर हो गया, इसको इसको हम क्या करते हैं कि 5-6 क्रॉस मेंबर से ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेम बन जाएगा। तो ये वाला जो हमारा फ्रेम आएगा उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल में फ्रेम है। ठीक है, तो एक्चुअल में फ्रेम अगर है तो उसको हम लोग बोले क्या, कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। और अगर मान लेते हैं कि फ्रेम ना हो, बॉडी से ही उसको कंस्ट्रक्ट किया गया हो, सिर्फ जैसा बॉडी है उस वही मटेरियल से आपको पूरा का पूरा गाड़ी को कंस्ट्रक्शन दे दिया गया हो। जैसा कि नया गाड़ियां आने लगी हैं हल्का बनाने के लिए, गाड़ी को हल्का बनाने के लिए नैनो कार आपका होता है, उसमें आपका फ्रेम नहीं होता है। तो वो जो गाड़ियां होती हैं उसमें हमारा क्या होता है कि जो बॉडी मटेरियल उसी से हम लोग पूरा का पूरा जो ऐसे गाड़ी को कंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कहता है कि दिस फ्रेम इज यूज्ड नाउ अ डेज, यानी कि आजकल के दिन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन मोस्ट ऑफ द कार्स, ज्यादातर गाड़ियों में यानी ज्यादातर कार्स में। देयर इज नो फ्रेम, इसमें फ्रेम नहीं होता है, फ्रेमलेस भी बोलते हैं इसको, यानी कि इंटीग्रल फ्रेम को हम लोग फ्रेमलेस भी बोलते हैं। देयर इज नो फ्रेम एंड ऑल द असेंबली यूनिट्स आर अटैच्ड टू द बॉडी, यानी कि जितना असेंबली यूनिट होगा सब का सब बॉडी से अटैच्ड होगा। ऑल द फंक्शंस ऑफ द फ्रेम कैरिड आउट बाय द बॉडी इटसेल्फ, जितना जो आपका फ्रेम का फंक्शन होता था सब का सब जो है से बॉडी से ही होगा। ठीक है, ड्यू टू इलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग फ्रेम इट इज चीपर। जब हम फ्रेम को हटा दे रहे हैं, लॉन्ग फ्रेम आपका नहीं है, तो उसके कारण से ये सस्ता हो जाता है, हल्का हो जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज इसमें रहता है कि उसको पार्ट पार्ट हम खोल कर करके रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं कि ओनली डिसएडवांटेज इज रिपेयरिंग इज डिफिकल्ट। ये चूंकि हम लोग इसको पार्ट 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 खोल नहीं सकते हैं, पूरा पार्ट्स को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन बॉडी से ही है। तो जैसे है उसी में आपको उसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो इसका रिपेयरिंग जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चूंकि आपका कंस्ट्रक्शन जो है काफी कॉम्पैक्ट बन जाएगा, तो रिपेयरिंग करना आपका काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। और अगर जैसे हम इसी पेन्स की अगर बात करें, तो पेन में हमारा यहाँ पे पार्ट वाइज खुलने का एक तरीका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे खुल सकता है। अगर हम ऐसा अगर डिजाइन करते कि इसमें खोलने का कोई तरीका ही नहीं होता, तो इसको हम लोग को रिफिल करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर मान लेते हैं कि फ्रेम है तो उसमें हम लोग पार्ट पार्ट खोल कर करके उसको रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेम आपका है ही नहीं तो उसको पार्ट पार्ट आप बांट नहीं सकते, पार्ट पार्ट खोल नहीं सकते हैं, तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें थी आपको टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम में। और सेमी इंटीग्रल फ्रेम जो होता है उसमें हमारा क्या होता है कि कुछ कुछ पोर्शन जो है वो फ्रेम से बना हुआ होता है, फ्रेम पर होता है, और कुछ कुछ पोर्शन जो है उसका पूरा बॉडी से ही कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। ये जनरली फिएट गाड़ी जो होता है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। फिएट, FIAT, फिएट गाड़ी आप देखे होंगे।
रोड पे चलते हुए। तो ये गाड़ियां जो होती है आपको कंस्ट्रक्शन होती है इस तरह से सेमी इंटीग्रल में। सेमी इंटीग्रल में आपका वही होता है कि जैसे इंजन वाला पोर्शन जो है फ्रेम पे अगर है तो बाकी पोर्शन जो है बॉडी से ही कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 अलग अलग टाइप्स था जिसमें हमारा था कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। 2 ही आपका इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम और इंटीग्रल फ्रेम, जिसको हम लोग फ्रेमलेस भी बोलते हैं, फ्रेमलेस बॉडी भी बोलते हैं। एक फ्रेम बॉडी, एक फ्रेमलेस बॉडी। आपको सिलेबस में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप करिएगा, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो वो दोनों क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। तो आज आपका, आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल बॉडी की। रिक्वायरमेंट यानी कि किसी भी गाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसा होना चाहिए हमारा बॉडी या कैसा होना चाहिए हमारा गाड़ी जो मार्केट में चले। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर अगर आप बात करें, अगर आप डिजाइन कर रहे हैं गाड़ी को, तो आप चाहेंगे कि से मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि कंपटीशंस में कैसी कैसी गाड़ियां चल रही है। अगर कंपटीशन में गाड़ियां चल रही है, हल्की सस्ती गाड़ियां चल रही है, तो आपको भी मटेरियल इस तरह ही लगाना होगा जिससे आपका कॉस्ट जो है कम से कम पड़े, ताकि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ेगा तभी आप उसको कम कॉस्ट में मार्केट में बेच पाओगे। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको बेचने में भी ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं उसको सेलिंग कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि से गाड़ी का जो डिजाइन करते हैं उस समय हम लोग इन बातों पे ध्यान करते हैं, और यही सारी बातें जो है से आपको एक अच्छा डिजाइन दे सकता है, एक गाड़ी का अच्छा डिजाइन बना करके देगा जो मार्केट में चलेगी। तो आइए बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल। तो उसमें हमारा क्या होगा कि हम लोग चाहेंगे कि बॉडी जो हो वो हल्का हो। ठीक है, बॉडी जो हो क्या हो, हल्का हो, यानी कि द बॉडी शुड बी लाइट। इट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कम से कम लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस बचे जिसमें पैसेंजर और सामान को रखा जा सके या चलने के लिए ज्यादा स्पेस बचे। ठीक है, और उसका जो लोड हो वो कम हो जाए, यानी कंपोनेंट्स कम होंगे तो लोड कम होगा। ठीक है, और लोड कम होगा तो आपका गाड़ी हल्का होगा। ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक्ड बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इट शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर पैसेंजर एंड लगेज, यानी कि जब कंपोनेंट्स आपका कम होगा तो स्पेस ज्यादा बचेगा तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप ले जा सकते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ उसमें गुड्स डाल सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इट शुड बी विथ स्टैंड वाइब्रेशंस व्हाइल इन मोशन। जब गाड़ी आपकी चल रही हो रोड पे तो उसमें वाइब्रेशन कम से कम हो, अगर वाइब्रेशन हो भी तो उसमें ऐसा शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाए ताकि जो वाइब्रेशंस को वो क्या करे, खत्म कर दे, यानी कि उसको कम कर दे। ठीक है, तो कम से कम जो है से वाइब्रेशन हो। ठीक है, चलने के समय इट शुड बी चीप एंड इजी इन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसको बनाने में यानी मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, ऐसा हम लोग बॉडी डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इट शुड बी अट्रैक्टिव इन शेप एंड कलर। हाँ, एक चीज है कि मार्केट में उन गाड़ियों का डिमांड ज्यादा होता है जिसका लुक जो है से अट्रैक्टिव होता है। हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज और देखते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसका लुक कैसा है। ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक डिजाइन होना चाहिए आपका। ठीक है, इट शुड बी ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर। हाँ, ये भी बात है कि जब गाड़ी आपकी अगर रोड पे चल रही है तो उसका डिजाइन जो है कुछ इस शेप में आप बना करके देते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ियां जो आजकल बनती है उसमें तिरछा बना हुआ रहता है, फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो तिरछा होता है। ठीक है, इंक्लाइंड रहता है, ताकि क्या होता है कि एयर अगर हवा आए सामने से तो वो ऊपर की ओर इंक्लाइंड होकर के चला जाए। ठीक है, तो हम लोग वैसा डिजाइन करते हैं ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है उस पर कम से कम पड़े। अगर फ्लैट बना देंगे तो पूरा का पूरा एयर जो है आ करके उस पर रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ा देगा और आपकी जो स्पीड होगी उसको बढ़ाने में मुश्किल होगी, और साथ ही साथ जब स्पीड बढ़ाने में मुश्किल होगी तो निश्चित रूप से वो आपका पेट्रोल का खपत बढ़ा देगा। ठीक है,
कहता है कि इट शुड हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी कि जो उसका लोड होगा, यानी कि जो व्हीकल है आपका, उसका जो लोड हो वो पूरी तरह से चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी चारों चक्के पे जो आपका लोड पड़ रहा हो वो यूनिफॉर्मली पड़ रहा हो, ताकि उस किसी पे ज़्यादा कम पड़ने से हो सकता है कि जो फ्रैक्चर होगा, यानी कि जो उसमें टूट फूट होगी, जिधर ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा उधर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ ज़्यादा जिधर लोड है उधर ही नहीं, जिधर कम लोड अगर पड़ रहा होगा तो उधर आपका जो है उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी अगर किसी तरीके से इंक्लाइन रोड पे अगर चला रहे हैं तो उस केस में हल्का तरफ से भारी तरफ वाला वो उठ जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि इट शुड हैव लॉन्ग फैटिग लाइफ, यानी कि इसका जो फैटिग लाइफ होना चाहिए वो ज़्यादा दिनों तक होना चाहिए। करने का फैटिग लाइफ वो लाइफ होता है जिसे अगर हम बात करें कि ये हमारा पेन है, ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे ये घिसने लगता है। घिसते घिसते एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये घिस करके ख़त्म हो जाएगा, ये पेन जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो रेगुलर रिपीटेशंस में यूज होने के कारण से अगर ये जो ख़त्म होता है तो काफ़ी दिनों तक चले, ऐसा इसका लाइफ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फटिंग जो होता है इसका सिंपल मीनिंग होता है कि साइकिल में जब हम उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि उस पर लोड चढ़ा रहे हैं, लोड उतार रहे हैं, लोड चढ़ा रहे हैं, लोड उतार रहे हैं, तो इस तरह से करने से उसकी वो खराब जो हो काफ़ी दिनों के बाद हो। ठीक है, तो फैटिग स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कहता है कि इट शुड प्रोवाइड गुड विजन एंड वेंटिलेशन। हाँ, अगर आप व्हीकल डिज़ाइन किए हैं तो उसमें ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आपकी जो देखने का अच्छा स्पेस हो, जिससे हम सामने अच्छी तरीके से देख सकें। साथ में हवा आने का भी एक अच्छा उसमें सिस्टम बनाया गया हो, वेंटिलेशन उसमें अच्छी तरह से की गई हो ताकि हवा जो है आते रहे, ताकि जो आपका टेम्परेचर है अंदर का और बाहर का वो मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, तो ये हमारा था एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी व्हीकल बॉडी के लिए, जो आपको दिमाग में रख करके डिज़ाइन करना होता है गाड़ी को, ताकि जो वो गाड़ी है आपको मार्केट में चल सकेगी। ठीक है, अन्यथा अगर आप ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा महंगी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके कॉस्ट को बढ़ा देगा, और कॉस्ट को बढ़ा देगा तो हम कह सकते हैं कि फिर वो सेलिंग कॉस्ट होगा उसको बढ़ा देगा। तो जो अमीर लोग होंगे वही परचेज कर पाएंगे, जो गरीब लोग होंगे वो परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं डिज़ाइन करना है दोस्तों कि जो है मार्केट में चले ही नहीं। ठीक है, कुछ खास लोग ही उसका यूज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर सके, ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो गाड़ी डिज़ाइन करने के बाद जब मार्केट में आए तो वो बिकना शुरू हो जाए। ठीक है, उसकी सेलिंग कभी कम ना हो, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको एक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी व्हीकल के लिए। ठीक है, तो आज तक इतना ही। थैंक यू।